हाँ, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन पढ़ रहे थे पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कब स्थापित हुआ? 2015 में। कितनी पूंजी कितनी चाहिए इसमें? 100 करोड़। और प्रमोटर की 40 करोड़ जो है पूंजी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40%। 40% पूंजी होनी चाहिए। और किस उद्देश्य के लिए? ऑनलाइन पेमेंट और वित्तीय समावेशन के लिए जो है ये बनाया गया। और उसके बाद में इसमें जो डिपॉजिट है, कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, यानी एफडी आरडी जो है ये नहीं कर सकते। और दूसरा कौन सी कमेटी थी? नचिकेत मोर समिति जो है वो थी। ये जो होते हैं वो लोन नहीं दे सकते। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड जो है जारी नहीं करते। इनका पीएसएल टारगेट कितना है? 0। पीएसएल कितना है? 0, क्योंकि ये लोन दे ही नहीं सकते। सीआरआर जितना सामान्य बैंक का होता है उतना सीआरआर है। एसएलआर, सीआरआर जमा कराने के बाद जो बचे उसका 75%, और बाकी शेष 25% का क्या करना है? अन्य बैंकों के अंदर जमा करवाया जाएगा। तो ये तो होता है कौन सा? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बाद में अगला आया स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 2015 में, यही नचिकेत मोर समिति। कैपिटल 100 करोड़, प्रवर्तक की कैपिटल 40%। सभी प्रकार की डिपॉजिट जमा स्वीकार की जा। वो पेमेंट बैंक डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीएसएल टारगेट कितना है? 75%। और जो छोटे लोन है यानी 25 लाख से कम लोन कितने परसेंट देने? 50% लोन जो है 25 लाख रुपए से कम होने चाहिए। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो छोटे उद्योग हैं उन छोटे उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना और उनका वित्तीय समावेशन करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य। सीआरआर एसएलआर का पालन करना होता है इनको। और 25% ब्रांचेस कहां होनी चाहिए? फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एजेंसी। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? पुनर्वित्त का अर्थ है कि सीधे जो है ग्राहक को ना देकर मध्यस्थ यानी बैंक जो है बैंकों को पैसे देना, ये क्या कहता है? पुनर्वित्त। ये जो मुद्रा बैंक है, ये मुद्रा बैंक किसके अधीन काम करता है? सिडबी। किसके अधीन काम करता है? सिडबी। इसलिए इसका ऑफिस कहां पर है? लखनऊ के अंदर। इसका ऑफिस जो है कहां पर है? लखनऊ के अंदर जो है ऑफिस है। और ये जो है 3 प्रकार के ऋण देता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु लोन 50,000 रुपए, किशोर 50,000 से 5 लाख, और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण जो होते हैं उनको अपन तरुण ऋण कहते हैं। एग्रीकल्चर को लोन नहीं देता है। लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक 1996 में स्थापित हुआ। किसकी समिति? किस? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। और कितने जिलों में होता है इसका प्रसार? 3 जिलों में। अभी वर्तमान में कितने हैं? 3 ही इनकी संख्या है। फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, डीएफआई। डीएफआई जो होते हैं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं, गारंटर की भूमिका निभाते हैं, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग इनके अंदर सहायता करते हैं, अंडरराइटिंग की फैसिलिटी, अधिकोपन की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाते हैं, और ट्रेड फेयर वगैरह जो है वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। अधिकोपन क्या होता है? ये मैंने कल भी बोला था कि जब शेयर बाजार आएगा, एक दिन आएगा जिस दिन तुम क्या पढ़ोगे? शेयर बाजार। उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि अधिकोपन क्या होता है। मुझे पता है तुम्हें पूछोगे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? भारत का पहला डीएफआई, पहला जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था वो कौन सा था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुआ था? 1948 में स्थापित हुआ था। और ये भारत सरकार का उपक्रम जो है वो है। दूसरा डीएफआई आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत का दूसरा डीएफआई था। पर वर्ष 2002 के अंदर इसको बैंक बना दिया गया। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति। किसकी समिति सिफारिश थी ये? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। फिर आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब स्थापित हुआ था ये? 1964 में। और शुरुआत के अंदर इसका मालिक कौन था? वो आरबीआई था। फिर 76 में मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई। 2004 में इसको बैंक बना दिया गया। वही नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसको बैंक बना दिया गया। और 2018 में इसके शेयर किसने खरीद लिए? एलआईसी।
फिर रिको जो राजस्थान के अंदर काम करता है 1969 में स्थापित हुआ, 79 में इसको रिको की तरह रीऑर्गेनाइज कर दिया गया और 1980 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? 82 में, हेडक्वार्टर मुंबई में और पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाम ही है एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको सहायता देता है। फिर नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में, कौन सी समिति? शिवरमन समिति। मुख्यालय कहां है इसका? मुंबई में। पहले शुरुआत में जब बना था तो आरबीआई और भारत सरकार इन दोनों का हस्त था, पर 2018 में पूर्ण रूप से आरबीआई, और इसके लिए नाबार्ड एक्ट जो है वो पारित किया गया था और इसमें एक आरआईडीएफ बनाया गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसमें पैसे कहां से आते हैं आरआईडीएफ में? जो भी बैंक अपने पीएसएल के जो टारगेट है उनको पूरा नहीं कर पाता तो उनको पैसे कहां जमा कराने पड़ेंगे? इसमें जमा कराने पड़ेंगे। फिर अगला लिखो एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। ये एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो स्थापित हुआ था कब? 1988 में। देखो स्थापना 1988 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और शुरुआत में टोटली किसके अंडर में था? आरबीआई के अंडर में था। वर्तमान में भारत सरकार के अधीन में, 2019 में भारत सरकार के अधीन में। प्रारंभ में पूर्ण रूप से आरबीआई के अधीन था। इनिशियली इट वाज कंप्लीटली अंडर आरबीआई। प्रारंभ में पूर्ण रूप से आरबीआई के अधीन था, लेकिन 2019 में भारत सरकार ने इसको खरीद लिया। बट इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज्ड इट। 2019 में भारत सरकार ने खरीद लिया इसको। अरे क्या भाई, ठीक है? कई सालों बाद किए। आसपास वालों के हाल क्या रहे होंगे? सारे वायरस एक साथ ही फेंक दिए। लिखो 2019 में खरीदा गया। आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना, प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। अरे अरे क्या हुआ? कुछ स्विच ऑफ करो भाई कोई इसको। प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर, आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना। प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। है नहीं, हाउसिंग बोर्ड जो होते हैं वो काम करते हैं राज्य सरकार के अधीन, जो होते हैं ना आवासन मंडल, उसको आवासन मंडल कहते हैं, वो नहीं होते। ये तो राजस्थान सरकार या आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि हाउसिंग सेक्टर को देखती है, और ये एक इंडेक्स जारी करते हैं जिसको क्या नाम कर देते हैं? रेजिडेक्स। रेजिडेक्स क्या बताता है कि जो हाउसिंग सेक्टर है, गृह निर्माण का क्षेत्र है, उसमें प्राइसेस कैसे चल रही है, कीमतें जो है वो बढ़ रही है या कीमतें कम हो रही है। इसके लिए इनके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको नाम क्या देते हैं अपन? रेजिडेक्स नाम देते हैं। लिखो, इट इशू रेजिडेक्स इंडेक्स फॉर प्राइस मॉनिटरिंग, मूल्य निगरानी के लिए। ये कंट्रोल नहीं करते, ये तो बताते हैं प्राइस बढ़ रही है। कंट्रोल तो डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करेगी। मूल्य निगरानी के लिए रेजिडेक्स इंडेक्स जारी करना है।
ठीक है, ये होता है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। स्थापना 1990, established in 1990। और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, हेडक्वार्टर इन लखनऊ। और शुरुआत में इसका मालिक कौन था? आईडीबीआई। कौन था? आईडीबीआई। और आईडीबीआई का खुद का अभी वर्तमान में मालिक कौन है? एलआईसी। पहले आईडीबीआई जो है वो आरबीआई के अधीन था, फिर आरबीआई से भारत सरकार के अधीन आया, भारत सरकार से एलआईसी के पास में आ गया। तो वो जो आईडीबीआई है वो इसका मालिक हुआ करता था, पर अब वर्तमान में इसका भी, इसके शेयर जो है वो और बेच दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में भी है, एसबीआई के पास में भी है, एलआईसी के पास में भी है, और आईडीबीआई के पास में भी इसके शेयर्स हैं। प्रारंभ में आईडीबीआई के स्वामित्व में था। इनिशियली इट वाज ओन्ड बाय आईडीबीआई। वर्तमान में भारत सरकार, एसबीआई, भारत सरकार, एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई आदि इसके मालिक। वर्तमान में भारत सरकार, एलआईसी, एसबीआई, आईडीबीआई आदि इसके मालिक हैं। एट प्रेजेंट इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई आदि। और ये क्या करता है? नाम ही इसका लघु उद्योग। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग है, उनके विकास के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाता है। कार्य, फंक्शन, प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटी। लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है। प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसके अधीन एक फंड है जिसका नाम है एसआईडीएफ। क्या नाम है? एसआई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड, लघु उद्योग विकास निधि। इसके अधीन लघु उद्योग विकास निधि, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड। हाँ, इसके अधीन, जैसे नाबार्ड के अधीन था ना आरआईडीएफ, वैसे इसके अधीन है एसआईडीएफ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड। और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड है, इसमें पैसे कहां से आते हैं? जैसे आरआईडीएफ में पैसे तो कहां से आते हैं? अगर कोई बैंक जो है पीएसएल के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए तो इसके अंदर जाते हैं। अगर कोई विदेशी बैंक पीएसएल के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए तो उसको पैसे कहां जमा कराने होते हैं? एसआईडीएफ में पैसे जमा कराने होते हैं। वैसे सामान्य बाकी जो भारत में बैंक है वो अगर पीएसएल के लक्ष्य को पूरा नहीं करते तब तो वो पैसे जमा कराएंगे आरआईडीएफ में। और अगर कोई विदेश का बैंक भारत में काम कर रहा है और उससे पीएसएल के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो वो पैसा कहां जमा कराएगा? एसआईडीएफ में। लिखो एसआईडीएफ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड, लघु उद्योग विकास निधि, इसके अधीन है। जो विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक्स
जो विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक्स विच कुड नॉट अचीव पीएसएल टारगेट, जो विदेशी बैंक पीएसएल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, फॉरेन बैंक्स विच कुड नॉट अचीव पीएसएल टारगेट, जो विदेशी बैंक पीएसएल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वे इस निधि में धन जमा कराते हैं या शेष राशि इस निधि में जमा कराते हैं। दे डिपॉजिट रिमेनिंग अमाउंट इन दिस फंड, जो विदेशी बैंक पीएसएल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वे शेष राशि इस निधि में जमा करवाते हैं, विशेष राशि इस निधि में जमा करवाते हैं। और इसके द्वारा भी एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, क्राइसिडेक्स, क्राइसिडेक्स भी कहते हैं, CRI। तो स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग भारत में कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, क्राइसिडेक्स या क्रिसिडेक्स कहते हैं। ये तो थे ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या DFIs। DFI के बाद में अगले जो है वो है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। अगला लिखो NBFC। NBFC का मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC। तो ये क्या होते हैं, तो देखो कुछ तो होते हैं, जैसे भारत में अगर पैसों का लेन देन करना हो तो आप बैंकिंग करोगे, और बैंकिंग करोगे तो बैंक का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। किसी प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो बैंक का लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो जिनके पास बैंक का लाइसेंस तो नहीं होता, तो RBI से जो बैंक का लाइसेंस मिलता है 500 करोड़ रुपए कैपिटल होनी चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 25% ब्रांचेस गांवों के अंदर होनी चाहिए। तो आपके पास में बैंक का लाइसेंस तो नहीं है, पर आपने अपनी जो है वो कंपनी खोल रखी है। कंपनी खोलने के लिए भारत में एक कानून है जिसका नाम है कंपनी अधिनियम। नाम ही क्या उसका, कंपनी अधिनियम। कंपनी एक्ट नाम का एक अधिनियम है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है। तो आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया कंपनी के रूप में, और कंपनी भी कैसी है, वो फाइनेंस का काम करती है। ये फाइनेंस का मतलब पैसों का लेन देन करती है। तो जो पैसों का लेन देन तो करती है जो कंपनी, परंतु उसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, ऐसी कंपनियों को क्या नाम दिया जाता है, NBFC कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कंपनियां है, काम किसका करती है, फाइनेंस का, और परंतु ये बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, इसलिए इनको नाम दिखा देते हैं NBFC। जैसे कई बार आपने जो है वो अखबार में ऐड देखा होगा, मनप्पुरम गोल्ड, आपका लोन, कि आप सोना जमा कराओ और उसके बदले में क्या ले जाओ, पैसे ले जाओ। तो पैसे ले जाओ तो, या फिर आपने मुथूट फाइनेंस देखा होगा, तो मुथूट फाइनेंस जो है वही क्या है, ये काम तो करते हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, पर पैसों का लेन देन कर रहे हैं, परंतु ये बैंक नहीं है। ऐसे कई जैसे टाटा कैपिटल्स है, इंडिया बुल्स होम लोन्स, तो ये क्या देते हैं, होम लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, परंतु ये भी बैंक नहीं है। कोई इंश्योरेंस की कंपनी है, वो इंश्योरेंस की कंपनी आपको इंश्योरेंस की सेवा दे रही है कि आप जो है वो पैसे जमा कराओ उनके पास में, कुछ प्रीमियम के रूप में पैसे जमा कराते जाओ, और आपके साथ में कोई घटना हो जाती है तो उसके बदले में पैसे कौन देगा, वो कंपनी जो है पैसे देगी। तो ये सब पैसों का लेन देन हो रहा है, जहां पर भी पैसों का लेन देन हो रहा है उसको अपन नाम देंगे वित्त, फाइनेंस। तो यानी फाइनेंस का काम तो कर रहे हैं, परंतु वो लोग बैंक नहीं है। तो फाइनेंस का काम कर रहे हो और बैंक नहीं हो, तब आपको नाम क्या दिया जाता है, NBFC। अब भारत में खूब सारी NBFC है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। कुछ NBFC है जो काम करती है हाउसिंग के क्षेत्र में, कुछ NBFC है जो कि काम करती है इस इंश्योरेंस के क्षेत्र में, कुछ NBFC है जो कि काम करती है लोन देने के क्षेत्र में, कुछ NBFC ऐसी भी है जो कि आपसे पैसे जो है वो स्वीकार भी करती है, डिपॉजिट भी लेती है।
तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले एनबीएफसी अलग अलग है, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसके नियम भी अलग अलग होते हैं। कि कोई एनबीएफसी खोलनी है तो आपको मिनिमम कितने करोड़ रुपए चाहिए या मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये सब के नियम क्या है, इनके अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के नियम बने हुए हैं। भारत में टोटल एनबीएफसी देखे जाए तो 10,000 से भी ज्यादा है। कुल कितनी है? 10,000 से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ एनबीएफसी है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और कुछ एनबीएफसी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कुछ तो होगी जो कि जमाएं स्वीकार कर सकती है, और कुछ होती है जो जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती। और इन एनबीएफसी का, ये जो कंपनियां होती है, इनका जो रेगुलेशन है या इनका नियमन है वो भी अलग अलग संस्थाएं करती है। जैसे बैंकों का रेगुलेशन तो कौन करता है? आरबीआई। इनका रेगुलेशन अलग अलग संस्थाएं करती है। जैसे अगर इंश्योरेंस का काम आप कर रहे हो तो भारत में रेगुलेशन कौन करेगा इंश्योरेंस वाली कंपनी का? आईआरडीए। कौन सी संस्था है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन सी है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस का क्षेत्र, जो बीमा का जो क्षेत्र है, उसका नियमन करने का काम करती है। कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको पेंशन उपलब्ध करवाती है कि आप कमाते हुए पैसे, तो क्या करो, कुछ पैसे उनके अंदर जमा कराते जाओ, और जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी या जब आपको ये लगेगा कि अब मेरे 50 हो गई, अब मेरे को काम करना बंद करना है, अब मेरे क्या टाइम टाइम पैसे आते रहने चाहिए, तो आप पेंशन की स्कीम ले सकते हो। पेंशन की स्कीम लोगे तो पहले क्या जमा कराना पड़ेगा? उसमें पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और वो आपको एक समय बाद में वापस पैसे देंगे। तो अभी तो पहले तो आप दोगे, फिर वो बाद में देंगे। इस पर लेन देन किसका है? ये पैसों का। और इसमें क्या दे रहे हैं आपको? पेंशन। पेंशन दे रहे हैं, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि पेंशन की सुविधाएं दे रही है तो उसको रेगुलेट करने वाला काम करता है पीएफआरडीए। कौन सी संस्था करती है? पीएफआरडीए। ये क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसका, कौन से फंड है? पेंशन फंड। पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी, ये तो क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यानी पेंशन का काम करोगे तो पीएफआरडीए रेगुलेट करेगा, अगर आप इंश्योरेंस का काम करोगे तो आईआरडीए करेगा। ये इंडिया बुल्स होम लोन, अब घर आ जाओ, ये क्या है? ये क्या काम कर रहे हैं? होम लोन दे रहे हैं, घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं आपको, घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो इनको रेगुलेट कौन करेगा? एनएचबी। इसको कौन करता है? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसे ये एक और है, इधर नीचे लिखा है रेलिगेयर होम लोन्स, तो ये रेलिगेयर वाले क्या दे रहे हैं? होम लोन। तो होम लोन दे रहे हैं, तो इनको भी रेगुलेट कौन करेगा? एनएचबी। हाउसिंग का काम कर रहे हो तो एनएचबी। फिर कुछ होगी ये, जैसे ये मनप्पुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, ये पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो वहां पैसे जमा करा दो और उसके बदले जो है वो पैसे उधार ले जाओ, या गोल्ड जमा करा दो और उसके बदले उधार ले जाओ। तो इनको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। यानी वो संस्था, वो जो कंपनी है, वो किस प्रकार की कंपनी है या क्या काम करती है, उसके आधार पर उसका अलग अलग रेगुलेटर है, उसके नियामक संस्थाएं जो है वो क्या होती है? वो अलग अलग होती है। ये होती है एनबीएफसी। लिखो, वे वित्तीय संस्थान जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। धीरे धीरे चलो, ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हो तो लिखो, क्यों नहीं लिखते? वे वित्तीय संस्थान, मैं बोल रहा हूं, वे वित्तीय संस्थान जिनके पास बैंक लाइसेंस नहीं है, those financial institutions which do not have a bank license, वे वित्तीय संस्थान जिनके पास बैंक लाइसेंस नहीं है, those financial institutions which do not have a bank license, लेकिन वे वित्तीय कार्य करते हैं, but they carry out फाइनेंशियल ऑपरेशंस, परंतु वे वित्तीय कार्य करते हैं, वित्तीय कार्य करते हैं, एनबीएफसी कहलाते हैं, आर कॉल्ड एनबीएफसी, बट दे कैरी आउट फाइनेंशियल वर्क, एनबीएफसी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड।
अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है ये भी अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये शेयर बाजार के अंदर ही आएगा म्यूचुअल फंड भी। म्यूचुअल फंड, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एनबीएफसी के। वर्तमान में भारत में लगभग 10,000 एनबीएफसी सक्रिय हैं। एट प्रेजेंट अराउंड 10,000 एनबीएफसीज आर एक्टिव इन इंडिया। वर्तमान में भारत में लगभग 10,000 एनबीएफसी सक्रिय हैं। At present, around 10,000 NBFCs are active in India. वर्तमान में भारत में लगभग 10,000 NBFC हैं। इनकी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी, required capital to establish them, इनकी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी अलग अलग है। Required capital to establish them are different. इनकी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी अलग अलग है, 2 करोड़ 5 करोड़ आदि। किसी की 2 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है। इनकी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी अलग अलग होती है। द कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश देम आर डिफरेंट, 2 करोड़ 5 करोड़ एटसेट्रा। इनकी नियामक संस्थाएं अलग अलग हैं, दे हैव डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। इनकी नियामक संस्थाएं अलग अलग हैं, दे हैव डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। इनकी नियामक संस्थाएं अलग अलग हैं, दे हैव डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे IRDA। IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDA, ये PFRDA पेंशन फंड के लिए, PFRDA पेंशन। अरे क्या है तुम्हारे बेड जोन? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA पेंशन फंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। PFRDA और RBI। और कौन से रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन? RBI और NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। इस प्रकार अलग अलग संस्थाएं इनको क्या करती है? NBFC को रेगुलेट करने का काम करती है।
ठीक है। अब ये जो एनबीएफसी होती है उनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जो क्या स्वीकार कर सकती हैं, जमाएं स्वीकार कर सकती है। और जो जमाएं स्वीकार कर सकते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। जो जमाएं स्वीकार कर सकती है एनबीएफसी उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करेगी। लिखो है पोस्ट ऑफिस। हाँ, पोस्ट ऑफिस जो है वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में आता है, पर आजकल पोस्ट ऑफिस को भी जो है वो बैंक का लाइसेंस दे दिया गया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंकिंग के तरीके से कार्य भी करता है अलग से, उनको तो आरबीआई उसको रेगुलेट करती है पोस्ट ऑफिस। हाँ, पेमेंट बैंक बन गया। देखो, कुछ एनबीएफसी जमाएं स्वीकार कर सकती है, कुछ एनबीएफसी जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। सम एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। कुछ एनबीएफसी जमाएं स्वीकार कर सकती है। सम एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट कुछ एनबीएफसी जमाएं स्वीकार कर सकती है। पर कैसे जमाएं होंगे, सिर्फ ये टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब एफडी आरडी। देखो, या टाइम, इसको टर्म या टाइम दोनों ही कहते हैं। ये केवल साविधि जमा स्वीकार कर सकते हैं। दे कैन ओनली एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट्स। ये केवल साविधि जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। दे कैन ओनली एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट्स। और चेकबुक जारी नहीं कर सकते, चेकबुक जारी नहीं कर सकते, कैन नॉट इशू चेकबुक, चेकबुक जारी नहीं कर सकते, कैन नॉट इशू चेकबुक। किसी भी प्रकार का कार्ड जारी नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रोवाइड एनी कार्ड, किसी भी प्रकार का कार्ड जारी नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रोवाइड एनी कार्ड। इनकी जमाएं डीआईसीजीसी के द्वारा संरक्षित नहीं होती है। दे डिपॉजिट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय डीआईसीजीसी। अब ये डीआईसीजीसी क्या है, ये भी अभी आगे पढ़ रहे हैं। इनकी जमाएं डीआईसीजीसी, इधर देख लो, डीआईसीजीसी के द्वारा संरक्षित नहीं होती है। द डिपॉजिट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय डीआईसीजीसी। इनकी जमाएं डीआईसीजीसी के द्वारा संरक्षित नहीं होती है। द डिपॉजिट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय डीआईसीजीसी। फिर इनको क्या मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर। सीआरआर मेंटेन नहीं करना पड़ता है, पर एसएलआर करना पड़ता है। इन्हें सीआरआर का पालन नहीं करना होता है। दे डू नॉट हैव टू मेंटेन सीआरआर। इन्हें सीआरआर का पालन नहीं करना होता है। दे डू नॉट हैव टू मेंटेन सीआरआर, परंतु एसएलआर का पालन करना होता है। बट हैव टू मेंटेन एसएलआर। इन्हें सीआरआर का पालन नहीं करना होता है, परंतु एसएलआर का पालन करना होता है। और इन पर क्या लागू होते हैं, बेसल मानक लागू होते हैं। इन पर बेसल मानक लागू होते हैं। बेसल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू देम। इन पर बेसल मानक लागू होते हैं। बेसल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू देम। इन पर बेसल मानक लागू होते हैं। ठीक है, तो ये तो होती है क्या, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां क्या होती है, कंपनियां होती है, यानी कंपनी अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। बैंक का लाइसेंस नहीं होगा, परंतु फिर भी काम कौन सा करेंगे, वित्त का। वित्त का मतलब पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन करने का काम करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। कुछ तो होंगे जो पेंशन के क्षेत्र में काम करेंगे, कुछ होंगे जो इंश्योरेंस है उसके क्षेत्र में काम करेंगे, कुछ जो होंगे जो कि
जो होम लोन है वो देंगे, कुछ लोग होंगे जो डिपॉजिट स्वीकार करेंगे, किसी प्रकार का गोल्ड वगैरह लोन, गोल्ड के आधार पर लोन जो है वो दे देंगे। तो ये जो लोन देने का काम कर रहे हैं इन सबको क्या नाम दिया जाता है? एनबीएफसी कहते हैं। और भारत में एनबीएफसी की संख्या कितनी है? 10,000 के से भी ज्यादा है। खूब सारी एनबीएफसी, और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी जाकर अपने कंपनी के रूप में रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। पर इनके अंदर से कुछ कंपनियां तो ऐसी होगी जिनको जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कुछ होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। और इनके जो रेगुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो रेगुलेटर कौन होगा? आरबीआई। और अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर पेंशन का काम कर रहे हैं तो पीएफआरडीए, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो आईआरडीआई, हाउसिंग का काम कर रहे हैं तो एनएचबी। इस तरीके से इनके जो है वो रेगुलेटर्स अलग अलग होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड है तो उसको सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है और सेबी कैसे रेगुलेट करता है। तो ये अलग अलग इनके रेगुलेटर हो गए। फिर अपने जो अभी अपन पढ़ रहे हैं बैंकिंग के बारे में, तो आरबीआई के अधीन क्या आ रहे हैं? तो आरबीआई के अधीन एनबीएफसी आ रहे हैं, जो कि क्या, कौन से एनबीएफसी? जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जो कि जमा स्वीकार करते हैं। पर उनको फिर कैसे रेगुलेट करते हैं? क्या क्या नियम बना रखे हैं आरबीआई ने उनके लिए? तो आरबीआई ने उनको कह रखा है कि आप डिपॉजिट, कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे? आप जो है वो टर्म डिपॉजिट, कौन से डिपॉजिट होंगे? टर्म डिपॉजिट, जो एफडी वगैरह कर सकते हो, कि पैसे ले लिए और उसको क्या कर दिया लोगों के, उस पैसों का एफडी कर दी। एफडी कर दी मतलब 10 साल बाद में या 5 साल बाद में जितने साल का उसने एफडी करवाया उतने तक वो पैसे आपके पास में ही है। तो सिर्फ टर्म डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हो आप, जो है वो ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और चेकबुक जारी नहीं कर सकते, कि किसी ने कभी चेक काट के दे दिया, लो मेरे पैसे दे दो। क्यों? क्योंकि एफडी है। एफडी है तो एफडी के अंदर चेकबुक काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एफडी का मतलब हुआ कि एक बार जमा करा दिया और उसके जितना निश्चित समय उसके बाद में निकालोगे। तो चेकबुक तो तब देने की जरूरत है जब आप बार बार उसको निकालने की कोशिश करो। तो इसलिए ना तो करंट अकाउंट खोला जा सकता है, ना सेविंग अकाउंट खोला जा सकता। किसी भी प्रकार का कार्ड नहीं दोगे। जब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है ही नहीं तो कार्ड की क्या जरूरत है? तो डेबिट कार्ड नहीं होगा और क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा। किसी प्रकार का कार्ड जो है कार्ड आप जारी नहीं कर सकते। सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा है नहीं कि लोग आपके पास रोज आ रहे हैं पैसा लेने के लिए। भाई सीआरआर तो कब जरूरत होती है? सीआरआर इसलिए कि भाई आप थोड़े पैसे तो उसमें रखोगे, क्या पता एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएं और तुम्हारे पास पैसे देने के लिए नहीं हो। तो पैसे देने के लिए नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर आप जो है वो बर्बाद हो जाओगे। आप बर्बाद हो तो पूरा बैंकिंग तंत्र बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी इमरजेंसी की जो सिचुएशन हो उसके अंदर कुछ पैसा तो आपके पास में होना चाहिए। तो उसको क्या नाम दे देते हैं अपन? सीआरआर। अब यहाँ को रोज मांगने नहीं आता तो सीआरआर एप्लीकेबल जरूरी नहीं है। पर एसएलआर माननी होगी। क्यों? क्योंकि एसएलआर में पैसा किसमें देते हो? अब सरकारी प्रतिभूति, यानी सरकार को तो उधार देना पड़ेगा। दुनिया को उधार दे रहे हो तो किसको उधार दो? सरकार को भी कुछ ना कुछ उधार देना पड़ेगा। तो सरकारी प्रतिभूतियों में तो आपको निवेश करना ही होगा। तो एसएलआर आपको मानना होगा। और बेसल स्टैंडर्ड मानने होंगे। क्यों होंगे बेसल स्टैंडर्ड मानने? क्योंकि बेसल स्टैंडर्ड कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बताते हैं कि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। तो जब आपने कंपनी खोली है तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के पैसे लो और उस पैसों को जो है वो मार्केट में उधार दे दो। जब आप दूसरों के पैसे उधार में दे रहे हो तो कुछ पैसे उसमें खुद के भी मिलाओ, और खुद के मिलाओ तो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी रखना पड़ेगा। इसलिए बेसल स्टैंडर्ड मानने होते हैं। और इनकी जो डिपॉजिट होती है, इसमें अगर आपने पैसे जमा कराए तो आपकी जो डिपॉजिट है वो डीआईसी जीसी जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। अब ये क्या होती है डीआईसी जीसी? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। लिखो डीआईसी जीसी। डीआईसी जीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्रेडिट, क्रेडिट है टी, टी लिखो। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो क्या नाम है इसका? डिपॉजिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? बीमा होता है। और बीमा क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। क्या होता है इंश्योरेंस का मतलब?
जोखिम को कम करने के लिए, कोई नुकसान हो जाए तो जिससे आपने इंश्योरेंस करवा रखा है वो उसका पेमेंट करेगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, इसका मतलब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, पैसे कौन देगा उसके, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी है, वो आपको पैसे देगी। तो इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको पैसे क्यों देगी, उसको क्या लाभ है, क्योंकि आपको पहले जब आपने इंश्योरेंस खरीदा है तब आपको कुछ पैसे जमा करवाने होंगे, और जो पैसे जमा करवाते हैं उसको अपन कहते हैं प्रीमियम। क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम के बदले में वो हमको इंश्योर कर देते हैं कि आपकी गाड़ी जो है, उस गाड़ी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो पैसे हमसे ले जाना। वैसे ही बैंक में हमने पैसे रख दिए, हमारे पैसे हमारे घर में पड़े थे, हमने कहां रख दिए, बैंक में। अब इसमें जोखिम है कि नहीं है, जोखिम है ना, बैंक डूब गया तो, अगर बैंक डूब गया तो पैसों का क्या होगा, पैसे गए सारे। अब पैसे गए तो फिर तो आदमी जो है रिस्क क्यों लेगा, और रिस्क को तो क्या करना है, कम। रिस्क को कम करने का नाम ही है इंश्योरेंस। अगर रिस्क को कम करें तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, इंश्योरेंस। तो हमने पैसे जमा कराए बैंक में, जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो इस हमारी जो डिपॉजिट है, जो बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, इस डिपॉजिट को इंश्योरेंस देती है एक संस्था, और उस संस्था का नाम है DICGC। कि आपके अगर बैंक में जो पैसे जमा करा रखे हैं वो अगर डूब जाए, ये जो बैंक था उसमें जो आपने जमाएं कराई थी, वो अगर ये बैंक हो जाए बर्बाद, ये डूब जाए, तो ये पैसे गए। तो ये ऐसे पूरे पूरे पैसे नहीं जाते, इसके अंदर क्या है, जितना आपने जमा करा रखा है उसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है। कितने लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। कितने का है, 5 लाख रुपए की। अगर आपके पैसे जो है 5 लाख रुपए तक के हैं तब तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। कौन देगा वो पैसे, DICGC। कौन देगा आपको ये पैसे, DICGC देगा। यानी DICGC जो है कितने लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करता है, 5 लाख रुपए तक का। कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और बैंक जो है वो डूब गया तो इसका मतलब आपको 5 लाख मिल जाएंगे। आपके अकाउंट में 2 लाख है तो 2 लाख ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 लाख रुपए जो है वो आपको मिल जाएंगे। पर आपके अकाउंट में 10 लाख है तो भी 5 ही मिलेंगे। तो क्योंकि इंश्योरेंस कितने का करवाया आपने, 5 लाख। आपने नहीं करवाया, ये इस कंपनी ने करके दिया है, और इस कंपनी ने करके दिया, पर करवाया किसने, ये बैंक ने। ये इंश्योरेंस कौन करवाता है, बैंक करवाता है। मतलब ये जो प्रीमियम का चार्ज है वो कौन देगा, बैंक इसका प्रीमियम जो है प्रीमियम भुगतान करेगा। कि इस DICGC को पैसे कौन देगा, पहले बैंक प्रीमियम देगा, और प्रीमियम के बदले ये इंश्योरेंस आपको करके देगा। और पहले ये लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए हुआ करती थी, वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया। यानी 5 लाख रुपए तक आपका एक अकाउंट जो है वो सेफ है। तो कुछ लोग जो है, अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो क्या करो, 3 अलग अलग अकाउंट खुलवा लो, 3 अलग अलग बैंकों में। इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा, इसमें 5 का इंश्योरेंस, इसमें भी 5 का इंश्योरेंस जो है। यानी ये जो इंश्योरेंस होता है किसके ऊपर, पर अकाउंट पर। किस पर होता है ये, अकाउंट के ऊपर। हर एक अकाउंट का ऐसा इंश्योरेंस हुआ करता है। ये संस्था जो है 1978 में स्थापित हुई थी, लिखो दे, स्थापना 1978, DICGC। स्वामित्व इसका, DICGC का मालिक कौन है, RBI। यानी ये इंश्योरेंस देने का काम कौन कर रहा है, RBI। यह बैंकों में जनता की जमा राशि के लिए, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स इन बैंक्स। यह बैंकों में जनता की जमा राशि के लिए बीमा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स इन बैंक्स। 5 लाख रुपए तक का बीमा, इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज। यह बैंकों में जनता की जमा राशि के लिए बीमा प्रदान करता है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। कितना, अप टू 5 लाख रुपीज। और इसका प्रीमियम कौन देता है, कस्टमर नहीं देता, हम नहीं देंगे, कौन देगा, बैंक देगा। देखो, बैंक DICGC को प्रीमियम का भुगतान करते हैं, है? नहीं, ये नहीं है। जब होगी तो मैं बताऊंगा पेड अप कैपिटल क्या है।
धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य। हर जगह 5 लाख आए तो पेडअप हो जाएगी। कल को तुम्हारी कमाई हुई 5 लाख, तुम उसे पेडअप कर दोगे। बैंक डीआईसीजीसी को प्रीमियम का भुगतान करते हैं, बैंक्स पे प्रीमियम टू डीआईसीजीसी। और अभी अपन ने एनबीएफसी में क्या लिखा था, जब एनबीएफसी के बारे में लिख रहे थे तो ये कहा कि एनबीएफसी में जो जमाएं हैं वो डीआईसीजीसी के द्वारा संरक्षित नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, उधर पैसे जमा कराए तो डूब गए, तो भाई साहब डूब गए, क्यों ली रिस्क। वहां तो जो है वो रिस्क है, और रिस्क है तो वो सब आपकी खुद की है, उसको डीआईसीजीसी तो कम से कम उसको इंश्योरेंस नहीं देगा। आपने कहीं और से इंश्योरेंस करवा लिया तो वो बात अलग है, कोई दूसरे संस्था इंश्योरेंस करने के लिए तैयार है तब तो बात अलग है, पर डीआईसीजीसी जो है उसको बिल्कुल भी इंश्योर नहीं करता, क्योंकि इस डीआईसीजीसी का मालिक कौन है, आरबीआई। और आरबीआई लोगों को कहता है कि आप उधर एनबीएफसी में क्या लेने के लिए जमा कराया, मैं जिसको रेगुलेट करता हूं वो तो डूबेगा नहीं, एनबीएफसी तो डूबेगा, डूब गया तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं, तो कंपनी है, किसी ने भी खोल दी, अब तुमने उसके पास पैसे जमा करे तो तुम्हारा विश्वास होगा उस पर, और विश्वास क्या होगा, तुमने लालच दिया उसने। ये एनबीएफसी जो है उस पर डिपॉजिट कौन, भाई एक आदमी है, वो पैसे एनबीएफसी में भी जमा करवा सकता है और पैसे जो है वो बैंक में भी जमा करवा सकता है। कहां जमा करवाए, वो बैंक में जमा करवाएगा तो बैंक जो ब्याज देगा वो कम देगा, बैंक ब्याज कम देगा, परंतु बैंक के अंदर पैसे डूबेंगे भी नहीं, उसकी रिस्क बहुत कम है। मतलब ये जो डीआईसीजीसी को पैसे देने की आवश्यकता होती नहीं, बहुत ही रेयर केस के अंदर बैंक डूबता है, क्योंकि बैंक को डूबने से बचाने के लिए कौन बैठा हुआ है, आरबीआई ऊपर बैठी हुई है, वो ध्यान रखती है कि बैंक नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि बैंक डूब गया तो पूरा वित्तीय पूरा तंत्र डूब जाएगा। इसलिए उधर तो रिस्क बहुत कम है, रिस्क कम है तो आपका रिटर्न भी कम है, आपको जो ब्याज मिलेगा वो कम मिलेगा। अब एनबीएफसी वाले आपको अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आपको ब्याज ज्यादा दिखाएंगे, आपको कहेंगे कि आपको जो 10% का इंटरेस्ट देंगे, आप देख रहे हो यार उधर 5% का मिल रहा है, यहां पर अपन को 10% और इतने टाइम में पैसे डबल, अरे वाह यार अमीरों वाली स्कीम है ये तो अमीरों वाली स्कीम के अंदर व्यक्ति क्या डाल देगा, पैसे, और जैसे पैसे डालेगा वहां पर तो वहां रिस्क ज्यादा है, लालच है तो उसके साथ में रिस्क भी है, और रिस्क ज्यादा है तो फिर वहां पर अगर वो डूब गए तो आपने खुद ने रिस्क ली थी, तो डूब गए तो डूब गए। फिर देखो भारत के अंदर ये ऐसे इतना डूबा डूबी होना नहीं चाहिए, वित्तीय तंत्र कैसा रहना चाहिए, एकदम स्थिर। तो इसके लिए एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एक अलग से परिषद बनी हुई है, क्योंकि पैसों का काम अब देखो कई लोग कर रहे हैं, एक तो कुछ लोगों को तो आरबीआई रेगुलेट कर रही है, कुछ को पीएफआईडीए रेगुलेट कर रहा है, कुछ को जो है वो इंश्योरेंस वाले रेगुलेट, आईआरडीए वाले रेगुलेट कर रहे हैं, फिर वित्त मंत्रालय खुद है, उसका खुद का नाम ही वित्त है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो वो कुछ काम कर रही है, वो सरकार के पैसों के लेन देन का काम कर रही है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है संस्थाएं काम कर रही है, तो इन सभी संस्थाओं में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन सब में कोऑर्डिनेशन होगा, इन सब में समन्वय होगा, तब जाकर वित्तीय तंत्र जो है स्थिर बनेगा। और इन सब में कोऑर्डिनेशन हो, सब में समन्वय हो, इसके लिए एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम क्या है, एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। लिखो देखिए एफएसडीसी, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसका उद्देश्य इसकी स्थापना 2010 में की गई, एस्टेब्लिश्ड इन 2010, स्थापना 2010 में की गई, एस्टेब्लिश्ड इन 2010। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य से की गई है, बैंक होगा ना, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, टू हैव स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर, टू हैव स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए। और दूसरा उद्देश्य, विभिन्न विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंग
वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज, विभिन्न विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज, विभिन्न विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय। और भारत के वित्तीय तंत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, भारत के वित्तीय तंत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, अध्यक्ष वित्त मंत्री, चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर, अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। और सदस्य मेंबर्स, तो जितनी भारत की विनियामक संस्थाएं उन सब के चेयरमैन इसमें सदस्य होते हैं। सदस्य पहला, सेबी का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी शेयर बाजार जो होता है ना उसका एक रेगुलेटर है, आगे देखेंगे, अभी सब नाम लिख लो। सेबी का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ सेबी। दूसरा, आरबीआई का गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर। और आईआरडीएआई, आईआरडीएआई का अध्यक्ष, आईआरडीआई का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ आईआरडीआई, इंश्योरेंस वाले जो होते हैं ना, आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीआई का अध्यक्ष। पीएफआरडीए का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए, पीएफआरडीए का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए, पीएफआरडीए का अध्यक्ष। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय, इंग्लिश में लिखो इसको, इंसॉल्वेंसी इन, हाँ हिंदी वाले भी, क्योंकि हिंदी में इसका नाम है भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, तो इससे अच्छा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। किसी को बैंक्रप्ट होना हो, दिवालिया होना हो, तो ये दिवालिया करते हैं। इनका काम क्या है? दिवालिया करने का काम होता है इनका। कोई ढंग से दिवालिया नहीं हो रहा है, खूब कोशिश कर रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो किसके पास जाओ? इनके पास जाओ, ये कर देंगे आपको। इनका काम यही है। फिर लिखो वित्त सचिव, अगला जो है वो, और सदस्य कौन है उसका? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। और कॉरपोरेट मामलात के मंत्रालय का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट कॉरपोरेट मामलात के मंत्रालय का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट मामलात के मंत्रालय का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। एक अलग से मिनिस्ट्री है जो कि क्या काम करती है?
कॉर्पोरेट जितने हैं उनके बीच में उनके क्या क्या संबंध हैं, कंपनियां कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही, ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसका नाम है कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये सब होते हैं किसके सदस्य, तो ये एफएसडीसी के। और एफएसडीसी का काम क्या है, भारत का जो पूरा वित्तीय तंत्र है उस वित्तीय तंत्र को बनाए रखना, उसको स्थिरता रखना, उसको विकास करना और आपस में समन्वय बनाए रखना, ये सब काम जो है वो इनका होता है। सिंपल सा है तो। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह नीति आयोग का एक अंग है, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग से तो कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक इसका। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। यस, इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। और केंद्र का होता है, संघ मतलब केंद्र, केंद्र का वित्त मंत्री होता है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सहविवेक मैक्रोप्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। अर्थव्यवस्था के समष्टि सहविवेक मैक्रोप्रूडेंशियल प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। इट मॉनिटर्स मैक्रोप्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था जो है उसको ऊपर क्या रखता है, ये निगरानी रखता है। कुल मिला के बात इसका क्या है, अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखना। अनुवीक्षण का मतलब मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है निगरानी रखना ही। और पर्यवेक्षण मतलब उसको देखता है। और अर्थव्यवस्था के पूरे अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, एक साथ देखता है तो हाँ ये काम करता है। एफएसडीसी का काम यही होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर अलग अलग जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं। आरबीआई है, भारत सरकार है, पीएफआरडी है, इंश्योरेंस वाले हैं, सेबी वाले हैं, ये सारे सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी जो है वो आंसर हो जाएगा। ये एफएसडीसी। एफएसडीसी के बाद अगला है बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल, हिंदी में कहते हैं बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन। ये क्या होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन लोकपाल का मतलब क्या है। देखो यहां पर ये बात है कि अगर आप बैंक में जाओ और बैंक जो है वो उससे आपकी कोई शिकायत हो, बैंक वालों ने जो है वो मान लो आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपका कार्ड जो है वो लगाया उसमें और उसमें से जैसे पैसे एंटर किए वो मशीन थोड़ी देर खड़खड़ खड़खड़ करी और कुछ पैसे बाहर नहीं आए और आपके अकाउंट से पैसे कट गए। कट गए इसका मतलब आपको नुकसान हो गया और आपके आपके अकाउंट से पैसे तो कट गए परंतु आपके पास पैसे आए ही नहीं। अब आप बैंक गए, कहां जाओ उसके लिए, बैंक के पहले कस्टमर केयर में फोन किया, कस्टमर केयर वाले उठा ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं हो रही है आपकी। फिर आपके जो है वो आपको ज्यादा टेंशन हुई तो आप गए कहां पर, बैंक में। और बैंक में जब गए तो बैंक के अंदर भी कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने बैंक मैनेजर को भी कहा साहब मेरे पैसे कट गए, देखो मेरा कुछ तो बताओ इसमें क्या है, ये गलत है आपका सिस्टम। वो कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप कहां जाओगे, अपना रोना कहां रोओगे, किसके पास रो, इसके पास। शिकायत उस बैंक मैनेजर की, उस बैंक की शिकायत किससे कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल। बैंक के अंदर किसी भी प्रकार की शिकायत अगर आपको है, बैंकिंग सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें होती है तो वो शिकायतें जो है बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है। कि कोई आपका बैंक अकाउंट खोलने से मना कर दे, आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके बाद भी बैंक आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा है, बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा है तो आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हो। आपने कोई चेक लगाया है और उसको जो है क्लियर होने में बहुत ही ज्यादा दिन लग गए, अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, वो चेक कहाँ है क्या है आपको पता भी नहीं है,
और इसके कारण आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आप शिकायत किससे कर सकते हो? बैंकिंग लोकपाल से शिकायत। यानी कुल मिला के बात हुआ कि बैंक से संबंधित कोई भी शिकायत है तो किसको की जा सकती है? बैंकिंग लोकपाल को की जा सकती है। आरबीआई के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, वर्तमान में 22 बैंकिंग लोकपाल जो है वो भारत में है। टोटल कितने हैं बैंकिंग लोकपाल? 22। और वो कौन नियुक्त करता है? आरबीआई के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया जाता है, क्योंकि बैंकिंग तंत्र का बॉस आरबीआई है। इस बात की जिम्मेदारी आरबीआई की है कि लोगों का जो विश्वास है उसमें बना रहना चाहिए। ये जो बैंकिंग लोकपाल के पास अगर हम शिकायत करें तो बैंकिंग लोकपाल जो है क्या कर सकता है? उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाने का अधिकार जो है इसके पास में होता है कि ये जो बैंक अगर आपको सुविधाएं नहीं देता है तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। पर अगर आपका मामला बहुत ही बड़ा है, कोई करोड़ों का ही मामला है, तब आप जो है वो बैंकिंग लोकपाल की, अब आपका मामला ही जो है 20-30 करोड़ का है और ये तो पेनल्टी कितनी लगा सकते हैं? 1 लाख। फिर तो क्या वो बैंक डरेगा ही नहीं इससे। तो ऐसा अगर मामला है तो आप इससे ऊपर, बैंकिंग लोकपाल से ऊपर है आरबीआई। फिर आप आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर होता है उस आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के समक्ष उस बैंक की शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंकिंग सुविधाओं को सही बनाया जाता है। तो ये होता है बैंकिंग लोकपाल। लिखो देखिए 1999 में, इन 1999 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए। इन 1999 15 बैंकिंग लोकपाल वर अपॉइंटेड। 1999 में 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए। इन 1999 15 बैंकिंग लोकपाल्स वर अपॉइंटेड। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। एट प्रेजेंट दे आर 22 इन नंबर्स। दे आर 22 इन नंबर्स। इनका मुख्य कार्य, देयर मेन फंक्शन, इनका मुख्य कार्य बैंक ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करना है। देयर मेन फंक्शन इज टू सेटल द कंप्लेंट्स ऑफ बैंक कस्टमर्स। इनका मुख्य कार्य बैंक ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करना है। बैंक ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करना। ठीक है, ये वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है। सारे बैंक इसके अधीन आ गए। और एनबीएफसी जो होती है, पहले एनबीएफसी के भी अगर जो शिकायतें हैं वो कौन देखता था? बैंकिंग लोकपाल ही। एनबीएफसी कौन सी? एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट लेती है। ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती है, पहले ये होता था, पर 2018 से अब उन एनबीएफसी का जो बैंकिंग लोकपाल, जो लोकपाल है वो क्या कर दिया? अब अलग कर दिया। क्योंकि एनबीएफसी जो जमाएं स्वीकार करती है उसका भी बॉस कौन है? आरबीआई। रेगुलेटरी संस्था तो आरबीआई है। तो पहले आरबीआई जो है एक बैंकिंग लोकपाल और उसी के पास सारी शिकायतें कर दो। शेड्यूल कमर्शियल बैंक की शिकायत करनी है तो वहीं कर दो, कोई रीजनल रूरल बैंक की करनी है तो भी वहीं कर दो, और एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती है उसकी शिकायत करनी है तो वहीं कर दो। परंतु अब इन्होंने क्या कर दिया? एनबीएफसी के लिए अलग से कर दिया। अलग से कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये जो बैंकिंग लोकपाल होगा सिर्फ बैंकों के बारे में देखेगा। अब उसको एनबीएफसी, क्योंकि एनबीएफसी की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, वो उतना देख भी नहीं पाता, तो उसके पास में शिकायतें बहुत ज्यादा आ गई। शिकायतें अगर बहुत ज्यादा आएगी तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपना उसका काम दक्षता से हो, इसलिए इन्होंने एनबीएफसी का जो लोकपाल है वो क्या कर दिया है? अलग कर दिया। लिखो 2018 में एनबीएफसी के लिए अलग से लोकपाल बनाया गया। इन 2018 a separate ombudsman was appointed for एनबीएफसी। 2018 में एनबीएफसी के लिए अलग से लोकपाल बनाया गया। सेपरेट लोकपाल was appointed for एनबीएफसी। अलग से लोकपाल बनाया गया। बैंकिंग लोकपाल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बैंकिंग ombudsman कैन इम्पोज पेनल्टी अप टू 1 लाख रुपीज। बैंकिंग लोकपाल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बैंकिंग ombudsman कैन इम्पोज पेनल्टी अप टू 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील
अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजंस, इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील, अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजंस, इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को की जा सकती है। अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजंस कैन बी डन टू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को की जा सकती है। अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजंस कैन बी डन टू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये होता है कौन? बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल के बाद अगला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? क्या होता है? एसेट्स, बैंक के एसेट्स क्या है? परिसंपत्तियां किसको कहते हैं? भाई परिसंपत्ति वो चीज होती है जिससे कि आपको कमाई हो रही हो, जिससे क्या होता हो? कमाई। बैंक को कमाई किससे होती है? लोन देने से। बैंक को लोन देने से कमाई होती है। बैंक डिपॉजिट लेता है इधर से तो, और इधर क्या देता है? लोन। अब लोन उसने कई सारे लोगों को दे रखा है। अब इसमें से जो लोग बैंक के पैसे टाइम पर चुकाते रहे, अगर जो है वो किस्त है और किस्त टाइम टाइम पर चुका रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं, मूलधन भी दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तब तो वो एसेट्स कैसी हो गई? परफॉर्मिंग। तब तो वो इसका मतलब परफॉर्म कर रही है एसेट, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एसेट्स ऐसी हैं, कुछ परिसंपत्तियां ऐसी है जिन्होंने ब्याज चुकाना, अब ब्याज या किस्त देना जो है क्या कर दिया है? बंद कर दिया। बंद कर दिया, इसका मतलब ये एसेट्स कैसे हो गई? नॉन परफॉर्मिंग। तो एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग का बेसिक मतलब क्या है? जो बैंक के पैसे दिए थे लोन में और उन्होंने वापस नहीं चुकाए, जो नहीं चुकाए, इसका मतलब वो वाले एसेट्स हो गए नॉन परफॉर्मिंग। अब नॉन परफॉर्मिंग क्या? तो फिर बैंक क्या पहले दिन से नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर देगा? मान लो कि आपने लोन लिया बैंक से लोन लिया, और अब बैंक ने कहा कि भाई हर महीने इतनी किस्त आपकी जाएगी, लाख रुपए की किस्त जाएगी हर महीने, इतने इतने तारीख को जाएगी। अब पहला महीना आज आपको जो है किस्त गई थी, अब एक महीना हो गया, एक महीने बाद अब आज के डेट में किस्त जानी चाहिए। अब जैसे जानी चाहिए और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या आपका मन नहीं है, इस वजह से आपने किस्त नहीं चुकाई। किस्त नहीं चुकाई तो क्या बैंक उसको एनपीए घोषित कर देगा? आपके अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं करेगा, अभी इंतजार करेगा। वो उसको लगेगा कि आप भूल गए होंगे, किसी तरीके से कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन हो गया होगा, तो बैंक का प्रतिनिधि आपको फोन करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई साहब क्या हुआ, आपकी वो जो थी डेट थी इसको इसकी किस्त की, वो आपने चुकाई नहीं किस्त, तो आपने हो सकता है कि भूल गए हो, तो जल्दी से चुका दो वरना पेनल्टी लगाएंगे हम, तो डरेंगे भी। फिर एक महीने और वेट करेंगे, फिर भी आपने नहीं चुकाई, तो इसका मतलब फिर बैंक को थोड़ा शक होगा कि अरे यार क्या है, दिक्कत क्या है, इसको ये चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। फिर बैंक आपको और थोड़ा प्रेशर करेगा, और थोड़ा प्रेशर करेगा, फिर एक महीने और इंतजार करेगा, और फिर भी आपने नहीं चुकाई, तो फिर बैंक कहता है अच्छा तो अब इसका चुकाने का मन नहीं है। तो यानी इसको जो है क्या घोषित कर दिया जाए? एनपीए। तो एनपीए कब घोषित होता है? 3 महीने। अगर 3 महीने तक कोई बैंक जो है उसकी किस्त नहीं चुकाई जाए, प्रियंका चौधरी को स्टूडेंट है क्या? प्रियंका चौधरी आपके फादर वेट कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बैंक जो है उसकी किस्त कितने टाइम तक नहीं चुकाई हो? 3 महीने तक अगर नहीं चुकाई है, तब ऐसे जो एसेट्स होंगे या ऐसे जो जो लोन है उनको क्या घोषित कर दिया जाता है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है घोषित कर दिया जाता है। देखो, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यदि किसी ऋण का ब्याज और मूलधन, इफ द इंटरेस्ट रेट
एंड प्रिंसिपल ऑफ अ लोन इज नॉट रीपेड, यदि किसी ऋण का ब्याज और मूलधन 90 दिन तक नहीं चुकाया जाता है, इफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अ लोन is not repaid for 90 days, यदि किसी ऋण का ब्याज और मूलधन 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है, then that loan is declared as NPA, तब उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो 90 दिन तक नहीं चुकाओगे तो क्या घोषित हो जाएगा, वो आपका वाला लोन जो है वो एनपीए होगा कि साहब ये परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। और 1 साल तक एनपीए घोषित हो गया 90 दिन पर, जैसे 90 दिन पूरे हुए कि आपने आज चुकाना शुरू बंद कर दिया था, 90 दिन पूरे हुए फिर वो एनपीए घोषित करेंगे। एनपीए घोषित करने के बाद 1 साल बीत गया, 1 साल जब तक बीता है तब आपके वाली जो होगी उसको क्या नाम देंगे, वो सब स्टैंडर्ड एनपीए कहेंगे। एनपीए के अंदर भी उसको किस प्रकार का एनपीए है ये, उसको क्या नाम देंगे, सब स्टैंडर्ड एनपीए। ये घटिया एनपीए, एनपीए भी कैसा है ये घटिया, को अच्छे वाला एनपीए नहीं है। फिर अगर जो है वो और 1 साल गुजर जाए तब उसको कहेंगे डाउटफुल एनपीए। क्या तो डाउटफुल है कि भाई ये जो है वो पैसे वापस चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, तो 1 साल तक उसको क्या घोषित रखेंगे, डाउटफुल। और फिर अगर 1 साल और बीत जाए तो डाउट क्लियर हो जाएगा, तो क्या देंगे, ये गए पैसे, तो उसको कह देंगे लॉस एनपीए हो गया। तो एनपीए क्या हो गया, लॉस, कि भाई पैसे चुकाने थे मान लो इस डेट को, पहले तो 90 दिन तक वेट किया 90 डेज, जैसे 90 डेज हुए तो उसको क्या घोषित कर दिया, एनपीए। अब ये एनपीए है, अब इसको क्या क्या नाम देंगे इस एनपीए को, जब 1 साल रहेगा तब इसको कहेंगे बड़ा घटिया एनपीए यार, एनपीए कैसा है ये घटिया है। सब स्टैंडर्ड एनपीए 1 साल तक उसको सब स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर 1 साल के बाद और 1 साल, तब उसको क्या कहते हैं, डाउटफुल, संदेहास्पद, डाउटफुल। और फिर अगर 1 साल तो ये हो गया लॉस, इसका मतलब पैसे क्या हो गए, ये डूब गए, उसको जो है लॉस मान लेता है बैंक। तो इस तरीके से एनपीए हो गया। लिखो सब स्टैंडर्ड एनपीए, घटिया एनपीए, घटिया एनपीए। इफ एनपीए कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर, यदि 1 साल तक एनपीए बना रहता है, इफ एनपीए कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर, यदि 1 साल तक एनपीए बना रहता है तब तो उसको घटिया। फिर डाउटफुल, डाउटफुल घटिया घोषित होने के 12 महीने बाद, 12 months आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एज सबस्टैंडर्ड। घटिया घोषित होने के 12 महीने बाद, घटिया घोषित होने के 12 महीने बाद उसको क्या नाम दे देंगे अपन, संदेहास्पद, उसको डाउटफुल कह देंगे। और फिर लॉस, हानि एनपीए, यदि ऋण वसूली की संभावना लगभग समाप्त हो गई है, इफ द चांसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन आर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, यदि ऋण वसूली की संभावना लगभग समाप्त हो गई है, तब उसको क्या नाम देते हैं, हानि एनपीए, लॉस एनपीए, यदि ऋण वसूली की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में उसका उल्लेख किया गया है, बट स्टिल इट इज मेंशन्ड इन बैलेंस शीट, परंतु लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में उसका उल्लेख किया गया।
बट स्टिल इट इज मेंशन्ड इन बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में इसका उल्लेख किया गया। इन बैलेंस शीट क्या होती है? शीट होती है, शीट का मतलब कागज, कागज है, कागज कैसा? बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होगा? एक तो हमारे पास पैसा कहां से आने वाला है और पैसा कैसा हमें कहां देना है अपन को। तो जो देना है वो है लाइबिलिटी, जहां से आने वाला है वो है एसेट्स। तो आपके पास कितनी तो एसेट्स हैं और कितनी आपकी लाइबिलिटी है। इसी के आधार पर आपको देखेंगे बैलेंस बन रहा है या नहीं बना हुआ। अगर जो है वो आपका बैलेंस जो है एसेट्स की तरफ झुका हुआ है, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, इसका मतलब आपकी कंपनी प्रॉफिट में। और अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो एसेट कम हो तो इसका मतलब कंपनी घाटे में। और अगर दोनों बराबर हो तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, कोई प्रॉफिट लॉस जो है वो नहीं है। तो ये जो बैलेंस बताने वाला जो शीट है उसको नाम क्या देते हैं? बैलेंस शीट क्या देते हैं। एक कागज है जिसके ऊपर ये बैलेंस देखते हैं कि भाई कंपनी में बैलेंस बना हुआ है या नहीं बना। या बना हुआ है तो किस ओर झुका हुआ है, वो बैलेंस किस ओर झुका हुआ है। अब क्या क्या स्टेप्स लिए इन्होंने एनपीएफसी, इस एनपीए को वापस रिकवर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं? स्टेप्स टेकन टू रिकवर एनपीए। कोई नहीं चुकाए पैसे तो क्या ऐसे ही बैंक बैठा रहे, फिर लॉस घोषित करता रहे, एक एक साल बैठा रहे आराम से कि ले गए ले जाने? ऐसे थोड़ी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स अब तक जो है वो किए इन्होंने? सबसे पहले तो क्या किया, जैसे अपने पढ़ा था 1991 के अंदर जब नरसिम्हन समिति बनी तो नरसिम्हन समिति ने कहा कि यार ऐसे कैसे ले गए तुम्हारे पैसा कोई, तो क्या करते हो कि पैसे ले जाते हैं। तो पैसे जब ले जाता है तो हम उसके विरुद्ध केस कर देते हैं। केस कहां करते हैं? न्यायालय में करते हैं। पर न्यायालय तो पहले ही बहुत ज्यादा जो है केसेस से भरा पड़ा है, तो तुम्हारे वाले केस तो कभी सुनता होगा। तो इसलिए विशेष न्यायालय बनाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके काम करें? ऋण वसूली का ही जो है केस सुने। तो इसलिए डीआरटी स्थापित किए गए। कब स्थापित किए गए? 1993 के अंदर जो है वो डीआरटी स्थापित किए गए। देखो पहला कार्य वर्ष 1993 वर्ष 1993 29 डीआरटी ऋण वसूली न्यायाधिकरण और 5 अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 29 डीआरटी एंड 5 एपलेट ट्रिब्यूनल्स वर एस्टैब्लिश्ड। 29 ऋण वसूली न्यायाधिकरण और 5 अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 29 ऋण वसूली न्यायाधिकरण और 5 अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। एंड 5 एपलेट की। एपलेट का मतलब क्या होता है? इससे अपील कहां पर कर सकते हैं? उसका अगर आपको उसका जजमेंट सही नहीं लगा, यार ये जजमेंट जो है सही नहीं दिया हुआ, तो क्या करें? उससे अपील कर सकते हैं। तो 5 जो है वो क्या है? एपलेट ट्रिब्यूनल भी है जिनके ऊपर अपील की जा सकती है। फिर वर्ष 2000 में क्या स्थापित हुआ? सिविल। वर्ष 2000 में सिबिल की स्थापना की गई। वर्ष 2000 में सिबिल की स्थापना की गई। फिर वर्ष 2002 में एक कानून पारित किया गया, जिस कानून का नाम क्या है? सरफेसी एक्ट। कौन सा एक्ट है ये? सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट कब आया? वर्ष 2000 में। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपका कोई जो है बैंक का लोन ले गया कोई व्यक्ति, तो बैंक क्या करता है, जो लोन लेके गया है उसके द्वारा जो भी गिरवी रखी हुई परिसंपत्ति है उसको 60 दिन का देता है नोटिस। कितना देता है? 60 दिन का नोटिस दे सकता है। और 60 दिन के नोटिस के अंदर अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो बैंक उसकी जो परिसंपत्ति है उस पर अधिकार कर लेगा और उसकी नीलामी कर देगा। कि आपने जो है वो मान लो कोई जमीन है, जमीन गिरवी रखी और आपने बैंक का पैसा नहीं चुकाया, तो बैंक पहले आपको 60 दिन का नोटिस देगा। आपकी जो जमीन होगी जहां पर परिसंपत्ति है वहां पर नोटिस चिपका के चले जाएंगे बैंक वाले, और 60 दिन के अंदर अगर आपने निस्तारण नहीं किया तो उसके बाद में उसको क्या कर दी जाएगी? नीलामी कर दी जाएगी। तो ये नीलामी करने का अधिकार जो है किसको दे दिया गया? किस एक्ट के तहत दिया गया? सरफेसी को।
वरना पहले तो क्या ये कानून के अंदर पड़ गए आप। अब जो डीआरटी आपने 29 डीआरटी बना तो दिए, पर भारत में इतने बैंक है, इतने सारे मामले हैं कि डीआरटी के अंदर भी मामले बहुत ज्यादा हो गए, और डीआरटी के अंदर भी कोई जल्दी फैसला जो है वो नहीं आता था, और जल्दी फैसला नहीं आता था तो दिक्कत होती थी। तो इसलिए सरफेसी कानून बनाया, और सरफेसी कानून के तहत ये कहा गया कि 60 दिन का नोटिस देने के बाद में बैंक जो है उस परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर लेगा, और करने के बाद में उसको क्या कर देगा, बेच देगा, उसको नीलामी जो है कर देगा, और नीलामी करके पैसे ले लेगा। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, बैंक क्या कर सकता है, अपने जो लोन है उस लोन को बेच सकता है। भाई बैंक के पास में क्या है कि कई बार दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये होती है कि अब ये कहने में तो बहुत आसान बात है कि आपने जो है वो लोन दिया था किसी आदमी को, 1 करोड़ का लोन दिया, लोन कितने का दे दिया, 1 करोड़ का, बदले में उसकी जमीन रख ली, उस आदमी ने नहीं चुकाया तो आप क्या गए, जमीन पे गए, वहां पर एक नोटिस लगाया कि ये जमीन जो है वो इसने लोन नहीं चुकाया है, इसलिए इसको अधिग्रहण कर लिया जाएगा और इसको बेचेंगे। 60 दिन हो गए, अब 60 दिन गए के बाद आप गए उसका अधिग्रहण करने के लिए, और उसने जो जमीन है उस जमीन पे कई लठैत बिठा रखे हैं, 20-25 लठ लेके बैठे हैं, ना कोई बोर्ड है ना कोई और है। बैंक वाले आए एकदम ऐसे सूट बूट पहन के, हम अधिग्रहण करना चाहते हैं, लाओ कराते हैं तुम्हें अधिग्रहण, अधिग्रहण लट करेगा तुम्हारा। तो क्या करे वो बैंक वाले, क्या करेंगे, बैंक वाले भाग जाएंगे। भाई बैंक वाले तो कहा लड़ाई झगड़े यार, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम तो जो है वो बैंक पीओ का एग्जाम देकर आए थे, लड़ने थोड़ी आए थे, और गलती से आगे पैसे ले जो ले गए भाई, तो बैंक के हम क्या करें उसमें। तो वो लड़ाई झगड़ा जो है बैंक वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो बैंक वाले तो चुपचाप वापस आ जाएंगे। बैंक का मैनेजर पूछेगा क्या हुआ अधिग्रहण करने के, साहब अधिग्रहण जो हो ही नहीं रहा, अपन से तो करवा ही नहीं दे रहा, या तो आप चलो हमारे साथ में, थोड़ी देर आपको करवा देते हैं। तो वो मैनेजर साहब भी नहीं जाएंगे तो क्या करें, अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें। कुछ एक अलग कंपनी आती है, फिर उसके बाद में कुछ अलग से कंपनियां हैं, बैंक वाले फिर अब खुद जाएंगे ही नहीं वहां पे। बैंक वाले कहेंगे यार वो लठैत बुला रखे हैं, तो एक अलग से कंपनी जो है जिनका काम ही वसूली का, वसूली भाई, किसके पास जाएंगे वो, वसूली भाई के पास जाएंगे, और वसूली भाई को ये कहेंगे कि ये जो है वो हमारा लोन है, 1 करोड़ का लोन है, और उसने हमारा नहीं चुकाया, उसकी जमीन है, और ये जमीन हमसे तो अधिग्रहण हो नहीं रही, आप उसका अधिग्रहण कर सकते हो, आप कर लो, और हमें जो है वो इस लोन के बदले आप जो है 60 लाख रुपए दे दो। कितने में दे दो, 1 करोड़ की जमीन है, हमसे अधिग्रहण हो नहीं रही, हम बाद में नीलामी करेंगे तो हमें तो नुकसान होगा, और हमारा तो पूरा ही नुकसान होगा, हमारा तो पूरा 1 करोड़ का 1 करोड़ गया हुआ है, पर अगर आप हमको 60 लाख रुपए दे दोगे तो हम ये जमीन के कागज आपको दे देंगे। तो वसूली भाई को लगेगा यार ये ठीक है कि अपन जो है वो ले लेते हैं, 60 लाख में ये लोन खरीद लेते हैं, तो 60 लाख में वो लोन खरीद लेता है, और लोन खरीद कर फिर जाता है यहां पर, फिर ज्यादा लठेत लेके जाता है बड़े वाले कि अब तुम्हारे पास नहीं है लट, हमारे पास में भी है, और फिर इनको क्या किया जाएगा, भगा दिया जाएगा, और वहां पर अधिकार कर लेंगे। अधिकार करने के बाद में ये जो वसूली भाई है वो इसको क्या कर देगा, जमीन को बेच देगा, जितनी जल्दी होगी उतनी जमीन को बेचेगा, कि भाई इसको जो है मान लो 80 लाख में बेच दिया उसने, तो इसकी कमाई कितनी हो गई, 20 लाख रुपए। इसने 60 लाख में लोन खरीदा था, 20 लाख में इसने वापस बेच दिया, और वापस बेच के ये जो 20 लाख रुपए कमा लिए। ये जो वसूली भाई की जो कंपनियां होती है, अब इसको ऐसे बोल नहीं सकते, इसका थोड़ा अंग्रेजी नाम रखना पड़ेगा, तो इसका अंग्रेजी नाम रखा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको क्या कहते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो नाम इसको देते हैं। तो ऐसा लगता है अरे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बाकी करते क्या है, ये यही कार्य करते हैं, वसूली का काम जो। और ये लोग क्या होते हैं, वसूली में एक्सपर्ट होते हैं। बैंक वाले तो एक्सपर्ट होते हैं लोन देने में, और बैंक वालों को लोन वापस रिकवरी करना नहीं आता, रिकवरी के अंदर वो उतने एक्सपर्ट नहीं होते। जबकि इनका काम क्या है, इनका काम रिकवरी करना ही है, और कोई दूसरा काम है ही नहीं। ये जो है सिर्फ रिकवरी करना ही जानते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज जानते ही नहीं है। और इनको पता है कि किस व्यक्ति को किस तरीके से उससे जो है लेकर आया जाए। अगर वो कमजोर है बहुत ज्यादा तब तो उसको भगा देंगे, और उनको लगेगा यार ये सामने वाली पार्टी अपने से भी ज्यादा खतरनाक है, तो उसके साथ में कोई डील कर लेंगे कि ना तुम्हारा ना हमारा, हमने 60 लाख में खरीदा है, तुमने यार 1 करोड़ रुपए लेके बैठे हो इनके, चलो ये जमीन भी तुम ही ले लेना, पर 65 लाख तो दो, आपके तो 35 लाख का फायदा हो गया, और मेरे को 5 लाख का हो जाएगा, और बैंक को 60 लाख मिल जाएंगे, और तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रह जाएगी, मैं छोड़ दूंगा उस जमीन को, तुम्हें दे दूंगा वापस।
तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसी से बातचीत करके काम कर लिया जाएगा, सेटल कर लिया जाएगा। और अगला लगेगा कि नहीं यार ये तो कोई ज्यादा नहीं है, तो फिर उसको फटाफट भगा दिया जाएगा। तो ये जो कंपनियां होती है ये अलग अलग तरीके से काम करती है, देश काल परिस्थिति के आधार पर ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को क्या नाम देते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिलती है, सरफेसी एक्ट। ये कार्य कैसे कर सकते हो आप, सरफेसी एक्ट लिखो। 2002 में सरफेसी एक्ट पारित किया गया। इन 2002 सरफेसी एक्ट वाज पास्ड। दो 2002 में सरफेसी एक्ट पारित किया गया। Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest। ये इसकी फुल फॉर्म है छोटी सी। अरे क्या है इतना बड़ा बड़ा, Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interests। बैंकिंग ऑम्बड्समैन की शिकायत कहां की जाती है, कहां की जाती है बैंकिंग ऑम्बड्समैन की शिकायत, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास में। बताए तो अभी डिप्टी गवर्नर के पास की जाती है। इकोनॉमी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्टिव कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव इसमें से नहीं आएंगे। बैंकिंग जो है वो किसमें है, प्री में है। ये वाला जो टॉपिक है वो प्री में है, अभी अपन ने मेंस वाले पढ़े नहीं है, ये तो प्री में है। मेंस में आएगा, ये किसमें आएगा, मैनेजमेंट के अंदर। मेंस में बैंकिंग और एनबीएफसी जो है वो मैनेजमेंट के अंदर है, मैनेजमेंट वाले सिलेबस में दिया हुआ है। लिख लिया, ठीक है। फिर अब इसमें क्या दिया है, इसमें अधिकार क्या है सरफेसी एक्ट में, तो लिखो 60 दिन का नोटिस देकर, सरफेसी एक्ट 60 दिन का नोटिस देकर बैंक कैन एक्वायर द एसेट, 60 दिन का नोटिस देकर परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। बैंक कैन एक्वायर एसेट आफ्टर गिविंग अ नोटिस ऑफ 60 डेज। 60 दिन का नोटिस देकर परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। बैंक कैन एक्वायर एसेट आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 60 डेज। अरे ये इतनी पर्चियां मत भेजो करो फालतू की, धैर्य रखो तुम, पता तो कुछ है नहीं है, कोई पर्चा वर्चा नहीं है किसी। तो 60 दिन का नोटिस देकर क्या कर सकते हैं, परिसंपत्तियों का अधिक, धैर्य। एनपीए के लिए बैड बैंक है, अरे एनपीए खत्म हो गया क्या, अभी आ जाएगा बैड बैंक, कल आएगा। आज जितना पढ़ाया अभी सरफेस, अभी 2002 पे पहुंचे हो, बैड बैंक स्थापित हुआ 2021 में, अभी 2002 से आगे क्या क्या काम है वो धीरे धीरे आएंगे। धैर्य तो रखो, थोड़ा सा सब्र करो। हाँ आगे लिखो, ये बात लिखो आगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जा सकती है।
एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तुम्हारे डाउट देख के लग गए मेरे को मतलब है नहीं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जा सकती है। ARC कैन बी एस्टेब्लिश्ड। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जा सकती है। ARC कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर जो है वो कल बात करेंगे।